जय हिंद दोस्तों, मेजर गर्ल्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए एक मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी विमाएं समान नहीं है, हमें यह बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंगल एंड स्ट्रेन, कोण और विकृति। तीसरा ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्लैंक कांस्टेंट एंड एनर्जी, प्लैंक नियतांक और ऊर्जा। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है ये कि अगर यहाँ पे किसकी डायमेंशन सेम नहीं, हमें ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, जो वर्क होती है वो एनर्जी के ही फॉर्म में होती है, तो वर्क और ऊर्जा इनकी जो विमाएं होंगी वो समान होंगी। ठीक है, वर्क और ऊर्जा की विमाएं क्या बिल्कुल समान होती हैं। कितनी होती है मैं ये भी बता देता हूं आपको। वो होती है m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। ठीक है, कोण और विकृति यानी एंगल और स्ट्रेन ये विमाहीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कोण का सूत्र होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, और जो स्ट्रेन होता है यानी जो विकृति होती है वो होती है लंबाई में परिवर्तन बटे मुख्य लंबाई। तो अगर आप इन दोनों की अगर आप विमाएं निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, कोई भी चीज नहीं आएगा। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, मतलब इसकी भी विमा क्या रहेगी, समान रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक, ये भी हमारे विमाहीन ही होते हैं। ठीक है, तो इसकी भी विमाएं आपस में क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ठीक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन है प्लैंक कांस्टेंट और एनर्जी यानी प्लैंक नियतांक और ऊर्जा। बेटा ये सूत्र हम सब जानते हैं, E बराबर क्या होता है, c बाय लैम्डा। E ऊर्जा है, इसकी मैं तुम्हें पता है। ठीक है, लेकिन h ये है, तो यहाँ पे c बाय लैम्डा भी है, यानी पर सेकेंड का क्या है, चेंजमेंट है। पर सेकेंड क्या है, चेंजमेंट। कैसे पर सेकेंड का चेंजमेंट है, क्योंकि जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी अगर मैं आपसे मात्रक की बात करूंगा, c का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और लैम्डा का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो एच की जो मात्रक आएगा वो आएगा जूल सेकेंड। ठीक है, यानी सेकेंड का अंतर होता है, तो इसकी और इसकी विमा कभी भी समान नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट पार्ट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमसे, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यदि पिंड के वेग की समय पर निर्भरता का एक समीकरण दिया हुआ है, v = 20 + 0.1 t², ये दे रखा है। v = 20 + 0.1 t² ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें त्वरण के बारे में बात करनी होगी कि इसमें एक समान त्वरण है या असमान त्वरण है, कि मंदन हो रहा है कि मंदन नहीं हो रहा है, क्या समान त्वरण है कि इसमें जीरो त्वरण है यानी जीरो एक्सेलरेशन है। तो एक सूत्र बेटा हमें पता होता है, a बराबर क्या हो रहा है, होता है dv/dt। अगर a बराबर dv/dt होता है तो यहाँ पर एक काम करेंगे, v की जगह हम पुट कर देंगे 20 + 0.1 t²। तो किसी भी नियत का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 × 2t। तो यहाँ पे जो त्वरण आएगा, यहाँ पे v नहीं आएगा, यहाँ पे त्वरण आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से 0.2t। क्या बात समझ में आया। तो अगर आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखें तो त्वरण कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अगर आप t की वैल्यू 1 रखें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0.2 आएगा। आप t की वैल्यू 2 रखेंगे, एक्सेलरेशन 0.4 आएगा। मतलब ये बदलता जा रहा है। अगर ये बदलता जा रहा है तो पहली बात तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ माइनस नहीं है, अगर ये माइनस नहीं है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी नहीं हो सकता। ये वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो 0 एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी पार्ट, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चित्र में 4 फुटबॉल के पथ को दर्शाया गया है। हवा के प्रभाव को नगण्य मानते हुए घटते हुए क्रम में प्रारंभिक वेग के 36 घटक को व्यवस्थित कीजिए। देखो ध्यान से, ये प्रोजेक्टाइल होता है, प्रक्षेप होता है, सब इसके बारे में जानते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण अगर थीटा है, ये कोण अगर मैं थीटा ले लूं, ठीक है, तो ये बेटा कितना आएगा, u cos थीटा आएगा, और ये कितना आएगा, u sin थीटा आएगा। ठीक है, तो जो 36 घटक है वो क्या है हमारा, u cos थीटा है। 36 घटक हमारा u cos थीटा है। तो जो रेंज होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, एक सूत्र लिख रहा हूं मैं, r बराबर u cos थीटा इंटू t होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ठीक है, तो अगर हमें 36 घटक की बात करनी है तो जिसकी जितनी ज्यादा दूरी होगी उसकी चाल भी उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए हाइट समान दे रखी है, ठीक है, तो सबकी हाइट समान है, जिसकी ज्यादा दूरी होगी चाल उसकी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा दूरी आपको किसकी दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा दूरी अगर आपको दिखाई दे रही है तो 4 नंबर की। फिर किसकी दूरी है, 3 नंबर की। फिर किसकी दूरी है, 2 नंबर की। फिर किसकी दूरी है, 1 नंबर की। अगर मुझे इसे घटते हुए क्रम में लिखना है बेटा, तो 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 4 3 2 1, यानी इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा लास्ट पार्ट। क्या क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं। देखिए अगर स्थैतिक घर्षण सबसे अधिकतम होता है तो एक ही केस हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा, वो हमारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, अगर आप इसके ग्राफ को अगर आप देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, अगर यहाँ पे घर्षण बना दें और यहाँ पे हम बहता बल बनाएं, ठीक है, तो जो इसका ग्राफ होता है वो ऐसे जाके ऐसे डिप कर जाता है, ठीक है, स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पे जाके डिप करते हैं, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो जो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा स्थैतिक घर्षण होता है। मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है हमारा, स्थैतिक घर्षण होता है। और एफएस मैक्स को ये जो बोलते हैं एफएस मैक्स, यही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, यानी सीमांत घर्षण कहलाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद की जो कहानी होती है वो हमारी किसकी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की होती है, यानी गति घर्षण की होती है। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वहां पे अगर वो वस्तु बिल्कुल भी गतिमान अवस्था पे नहीं, तो सबसे पहले कौन सा घर्षण बल लगेगा, वो लगेगा स्थैतिक घर्षण। फिर धीरे 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 जैसे जैसे उसके ऊपर तुम बहता बल बढ़ाते चले जाओगे, ये बहता बल बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम को रोकने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम जो घर्षण लगेगा वो क्या कहलाता है हमारा, सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण के बाद वस्तु गतिमान अवस्था में आती है, और जब वो गतिमान अवस्था में आएगी तो कौन सा घर्षण आ जाएगा, गतिक घर्षण आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो मैक्सिमम घर्षण गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, if momentum of a body is increased by 50%, the kinetic energy will increase। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मोमेंटम हमें दिया गया है 50% बढ़ गया है, P2 इक्वल टू P1 प्लस 50/100 इंटू P1, तो 52 जा 100 हो जाएगा।
तो P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, P1 प्लस P1/2। तो P2 इक्वल टू कितना होगा, 3/2 P1। आ गया, ये तो अभी संवेग के बारे में है। तो P बराबर √2 mk होता है, तो P2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2 mk2 इक्वल टू 3/2 √2 mk1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो K2 बराबर कितना आएगा बेटा, 9/4 इंटू K1। मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, उसे याद रखिएगा। यहाँ तक आ गया, इसे 1 प्लस करके लिख दो बस। तो K2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 + 5/4 इंटू K1। तो जो 5/4 है यही प्रतिशत में वृद्धि होगी, इसको अलग से लिखो, 5/4 गुणे 100। इसे कैंसिल करो, 25 पंचे 125। सही आंसर सी पार्ट हो गया। क्लियर है। देखो 9/4 को सिर्फ 1 प्लस करके लिख दो, जो भी 1 प्लस करने के बाद जो नंबर आता है उसको 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर वहीं खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत क्या है, अगर यहां पे लिखा हुआ है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और स्पीड, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहां पे बनाएं, एक सर्किल बनाता हूं मैं, ठीक है। अगर तुम किसी भी पॉइंट पे अगर बात करोगे, किसी भी पॉइंट पे अगर बात करोगे, तो आप ध्यान से देखो, किसे देखिए इन पॉइंट पे क्या है, जो हमारा वेग है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। वेग कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि वेग कांस्टेंट क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंडेंट है। अब तुम किसी भी बिंदु पे अगर बात करो तो सब वेग हमारा सदिश राशि है, और ये सब के सब अगर वेक्टर क्वांटिटी हैं, और वेक्टर क्वांटिटी अगर ये दे रखा है तो ये दिशा पर निर्भर भी करते हैं। अगर ये दिशा पर निर्भर कर रहे हैं तो तुम किसी भी बिंदु पे चेक कर लो, इनकी दिशा नियत नहीं है, बदलती जा रही है। इस पॉइंट पर क्या है, ए पॉइंट पे कण ऊपर जा रहा है, बी पॉइंट पर पीछे जा रहा है, सी पॉइंट पे नीचे जा रहा है, डी पॉइंट पर आगे जा रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हाँ, वेलोसिटी का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वेलोसिटी का जो परिमाण है वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है, और वेलोसिटी का परिमाण ही हमारा क्या कहला देता है, स्पीड कहला देता है, ठीक है। तो और जो इसकी बात है, यानी स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन ऑलवेज रेडियल, क्योंकि जो त्वरण होगा वो हमेशा कहाँ पर होता है, उसके रेडियस के अलॉन्ग होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, वो होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, और यानी अभिलंब त्वरण ही काम करता है, क्योंकि अभिलंब त्वरण दिशा पर निर्भर कर रहा होता है, इसलिए दिशा इसकी बदल रही होती है, इसलिए यहाँ पे अभिलंब त्वरण है। इसका जो स्पर्शी त्वरण होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो 0 होता है, क्योंकि किस पे निर्भर करता है, AT बराबर dv/dt पर निर्भर करता है, और इसका हमारी चाल कांस्टेंट हो जाती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो अभिलंब त्वरण होता है वो 0 नहीं होता है, और सिर्फ स्पर्शी त्वरण हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये तो सही है, बी भी सही है, इनकरेक्ट बताना है। एंगुलर वेलोसिटी आर ऑलवेज कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से घूम रहा है ये। वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज अगर लिखा हो तो कांस्टेंट होता, इसलिए इसका सही आंसर इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए इसका आंसर आएगा लास्ट पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, द मोशन ऑफ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन मास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी। सौर मंडल में उपग्रहों की गति किसके उदाहरण है, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय वेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण और ऊर्जा। तो उसकी जो गति होती है केपलर के नियम के अनुसार, आप द्वितीय नियम में जानते होंगे, हमेशा कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इट्स इजी क्वेश्चन,
ठीक है, थ्योरी फॉर्म में क्वेश्चन है, इसका कोणीय संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला प्रश्न दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज 2 times दैट ऑफ द अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम कैपलर के तृतीय नियम का यूज करेंगे। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब होता है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू आर क्यूब लिख सकते हैं। तो टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, तो ऐसे लिखा सकता है T2 बाई T1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 बाई R1 का क्यूब। बेटा R2 यहाँ पे खुद ही दे रखा है कि जो त्रिज्या है पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी, यानी R2 2 गुना हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब आएगा, समझ गए ना। 2R1, R1 से R1 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो T2 बाई T1 क्या होगा, √8 क्या होगा, 2√2। और एक क्या कितना होता है, 1 साल होता है पृथ्वी का। तो T2 बराबर आएगा T1 1 लिख देंगे, तो यानी 2√2 ईयर्स। लेकिन अभी ये सही आंसर नहीं निकालना, अभी सॉल्व करना, अभी हमें सही आंसर अभी नहीं मिला है। √2 का मान होता है 1.414 होता है, लगभग 2.8 साल। इसका सही आंसर बी पार्ट आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोलिक प्रेशर इज बेस्ड अपॉन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम, पास्कल लॉ, रेनॉल्ड नंबर। जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोलिक जो ब्रेक होती है यानी हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है किस पर निर्भर करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर निर्भर करती है, हमारे पास्कल लॉ पर निर्भर करती है। उसका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ अ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, भार, दूरी, ताप और आकार। तारे के रंग क्या सूचित करता है, तारा क्या किसी भी वस्तु का जो रंग क्या सूचित करता है, उसके तापमान को सूचित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टेम्परेचर, सी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मास ऑफ अ बॉब सस्पेंडेड इन अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ फ्रॉम द इनिशियल मास, इस टाइम पीरियड विल बी। ठीक है, किसी सरल लोलक में लटके गोलक का द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा एक छोटा सा सूत्र होता है, T इक्वल टू 2 पाई √L/G। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से कि T इक्वल टू 2 पाई √L/G लिखा हुआ है। क्या इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मास आता है, कहीं पर भी द्रव्यमान आता है, नहीं। अगर द्रव्यमान नहीं आता तो यानी इस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी पार्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि इसमें कोई भी मास लिखा ही नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे तुम 2 गुना कर दो या तुम आधा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। निम्नलिखित में से ध्वनि के तरंग का कौन सा गुण तापमान के परिवर्तन से प्रभावित होता है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं है, एम्पलीट्यूड आयाम पर है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इंटेंसिटी उसकी तीव्रता होती है, तो किस पर निर्भर करता है, सीधा सा एक आंसर होगा उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर सेट फ्री इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। तो बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला सब जानते होंगे, ए बराबर होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का लिखना है तो यहाँ पे ए एम ई लिख देते हैं, और प्रोटॉन का अगर तुरंत लिखना है तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम पी लिख देते हैं। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बताना है, इसे फर्स्ट समीकरण मानो, इसे दूसरा मान लो और दोनों को डिवाइड कर दो भैया। तो ए ई अपॉन ए पी इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ई कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एम पी अपॉन एम ई आ जाएगा।
क्लियर है? इसका सही आंसर आ जाएगा सी पार्ट। क्लियर है? आपको ऐसे ही पेपर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? किलोवाट आवर ऊर्जा की यूनिट होती है। और एक बात याद रखिए, मैं बात और आपको बता देता हूं कि 1 किलोवाट जो आर होता है वो एक यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा किलोवाट आवर मतलब एक यूनिट भी होता है। ठीक है, आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the correct relation between the unit of capacitor, potential and charge? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो Q बराबर CV हम सूत्र जानते हैं। Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। C का क्या होता है? फैरेड। वोल्टेज का V होता है। तो F इक्वल टू बताना है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? C अपॉन V आ जाएगा। तो F इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे? C इंटू V की पावर -1। तो अगर F इक्वल टू C इंटू V की पावर -1 है तो एक ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, वो है हमारा लास्ट पार्ट। तो F इक्वल टू C इंटू V की पावर -1। ठीक, बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ करंट कैरिंग वायर इज अरेंज्ड एट एनी एंगल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन ऑप्शंस आर ओनली फोर्स एक्ट ऑन द वायर, ओनली टॉर्क एक्ट्स ऑन द वायर, बोथ, नन। यदि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक किसी कोण के साथ एक धारावाहिक चालक को रखा जाए तो क्या कार्य होता है? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला में बता देता हूं। F इक्वल टू IBL साइन थीटा। ठीक है, ये लगेगा। अगर हमारा समरूप ना होता, अगर एक में इनवर्ड होती मैग्नेटिक फील्ड, एक में आउटवर्ड होती, तो क्या होता? उसमें क्या आता? टॉर्क भी आ जाता, बल आघूर्ण भी उत्पन्न होता। लेकिन समरूप है। समरूप मतलब क्या है? वैसे समझ लीजिए, एक तार है, इसमें इधर भी बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है, इसके हर पॉइंट पे समान बल लग रहा है क्योंकि समान मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक ही दिशा में जाएगा। और टॉर्क नहीं आ सकता, बल आघूर्ण इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि उस टॉर्क का मतलब होता है वो तार घूमने लग जाए। इसी को तो बोलते हो बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक ऐसा बल लगाया जाए जिसकी वजह से वस्तु घूमना प्रारंभ कर दे, तभी बल आघूर्ण लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे सब समरूप है। अगर यहाँ पे हर जगह इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कर दूं, क्या आ जाएगा? समरूप आ जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए पार्ट आ जाएगा। बात समझ आया आप हमारी? इसलिए आंसर इसका ए पार्ट होगा, केवल बल कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लॉसेस डज नॉट अकर इन ट्रांसफॉर्मर? कौन सी ऊर्जा ट्रांसफॉर्मर में नहीं हो सकती है? कॉपर लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस बिल्कुल होता है, एडी करंट लॉस ये भी होता है। ठीक है, कौन सा नहीं होता? मैकेनिकल लॉस। कोई ट्रांसफॉर्मर में काम करने तो जाता नहीं जो वहां पे मैकेनिकल लॉस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक हानियां उसमें नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, इंफॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहली बात, दो बात याद रखिएगा। अगर मैं किसी भी तरंग की बात करूं, तो हमेशा ऊर्जा और संवेग हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है हमेशा। तो एनर्जी और मोमेंटम तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी आवेश कभी भी स्थानांतरित नहीं होगा तरंग में। तो सही आंसर होगा इसका बी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं जितनी चीजें बता रहा हूं उसे याद रखिएगा, वो आपके बहुत काम आएंगी। अब मैन रन्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी प्लेन मिरर
एट a स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है भैया, एक शीशा है, एक आदमी है, ये इसकी तरफ 15 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा जो उसकी इमेज बन रही होगी वो भी कितने से भाग रही होगी, 15 मीटर पर सेकेंड से भाग रही होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, उसके शीशे के सामने खड़े हो जाओ और ये बंदा अभी दौड़ता ही चला आ रहा है या तुमसे पहले पहुंच जाएगा, ऐसा तो पहुंचेगा नहीं, दोनों समान पहुंचेंगे, तो उसकी भी रफ्तार क्या होगी, 15 मीटर पर सेकेंड ही होगी शीशे के रिस्पेक्ट में। इसका आंसर बी पार्ट आएगा। समझ गए, कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है कि प्रकाश एक किरण नहीं, तरंग भी साथ साथ में, ऐसा कौन सा प्रोसेस उसको पुष्टि करता है, वो हमारा होता है व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, सही आंसर होगा ए पार्ट, क्योंकि जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हाइजेन ने उठाई थी, हाइगेंस प्रिंसिपल। उन्होंने ही बताया था कि तरंग किरण के साथ साथ जो प्रकाश होता है वो तरंग में भी प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर एक उदाहरण है, नियंत्रित विखंडन, अनियंत्रित विखंडन, अनियंत्रित संलयन या इनमें से कोई नहीं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में तो फ्यूजन तो हो ही नहीं सकता, यानी संलयन तो इम्पॉसिबल है कि संलयन हो जाए। अगर संलयन हो जाए तो रिएक्शन कभी रुकेगी नहीं, तो सूर्य बन जाएंगे ना, फिर तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और अनकंट्रोल इसलिए नहीं कराते ताकि शहर बर्बाद करना है क्या, शहर तो बर्बाद करना नहीं। हिरोशिमा नागासाकी पता है ना, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन थी वो। लेकिन हम क्या करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर की बात हो रही है, वहां से हम ऊर्जा पैदा करते हैं, बिजली काम आती है, तीसरी चीजों में काम आती है, तो किसका प्रयोग करेंगे, नियंत्रित विखंडन यानी कंट्रोल्ड फ्यूजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, द न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड फ्यूजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 हु इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये सब सारे बच्चे जानते हैं, इस पर कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं, रदरफोर्ड है। ठीक, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ओके। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक, 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक व्यवहार करता है। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात पता है कि 0 केल्विन को परम शून्य ताप भी कहा जा सकता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसको उसी को कहते हैं, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 0 केल्विन का एक सीधा सा मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हर चीज फ्रीज हो जाएगी, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो भी कर रहा है ना वो भी जम जाएगा। ठीक है, तो सब इंसुलेटर हो जाएंगे, अगर कोई भी चीज मूव नहीं करेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, एक पूर्ण अचालक बन जाएगा। क्लियर है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ये टेम्परेचर नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ एंड गेट। ठीक है, एक एंड द्वारा बनाने के लिए कितने नैंड का प्रयोग किया जाता है, जाहिर सी बात है कॉमन सेंस, 2 क्वेश्चन लगाए जाते हैं, 2 लगाए जाते हैं उसमें, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसमिटिंग एंटीना आर द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, सर्वदिशीय प्रकार द्वारा, ऊर्ध्वाधर द्वारा, क्षैतिज या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रसारण एंटीना सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो जो प्रसारण एंटीना होते हैं बेटा वो सर्वदिशीय प्रकार के होते हैं, सर्कुलर होते हैं। आपने देखा होगा जब भी ये जो एंटीना बड़े बड़े बनाए जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो सर्कुलर बनाए जाते हैं, ऐसे बनाया जाता है, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यही होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्लियर हुआ, ओमनी डायरेक्शनल, ताकि हर जगह वो उसको सेंड किया जा सके आसानी से। ठीक है, सिग्नल को सेंड किया जा सके, प्रसारण एंटीना ऐसे ही होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पेपर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा बेटा। इसके जितने क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए।
अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो। धन्यवाद। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।